नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता योगेश तिवारी से। योगेश तिवारी का जन्म कटनी में हुआ, लेकिन दिल में बचपन से ही एक्टिंग में जाने का शौक था, एक्टर बनने का एक सपना था। तो इसलिए रंगमंच से अपने अभिनय की शुरुआत की और लगातार कई सालों तक रंगमंच किया, अपने आप को कुशल बनाया एक्टिंग में, और अभी भी लगातार रंगमंच कर रहे हैं। रंगमंच में कभी कभी तकरीबन 50 से ज़्यादा नाटक कर चुके हैं और कई शहरों में, हिंदुस्तान के कई शहरों में उन्होंने रंगमंच किया है। और इसके अलावा, रंगमंच के अलावा, कई फिल्मों में भी अहम अदाकारी की है। फिल्म सत्याग्रह में पुलिसकर्मी की भूमिका निभाई है, तो फिल्म पीपली लाइव में अदाकारी की है, तो मनोज वाजपेयी संग फिल्म सोन चिरैया में भी एक्टिंग की है। इसके अलावा बहुत ही फेमस वेब सीरीज आश्रम 3 में भी मुख्य भूमिका निभाई है। और इसके अलावा लगातार एक के बाद एक कई फिल्में करते जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में रिलीज हुई महारानी वेब सीरीज, जो कि बड़ी ही फेमस है, जिसमें हुमा कुरैशी मुख्य भूमिका में है, इस वेब सीरीज में भी योगेश तिवारी ने डीजीपी की भूमिका निभाई है। तो इसके अलावा शॉर्ट फिल्म द मेन लिस्ट, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और कई क्रिटिक्स ने इस शॉर्ट फिल्म को सराहा भी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में नजर आए हैं योगेश तिवारी। तो सत्याग्रह है और मीमांसा, जो कि बहुत जल्द ये फिल्म रिलीज होने वाली है, इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आएंगे योगेश तिवारी। इसके अलावा लव हॉस्टल में भी अहम किरदार निभाया है बॉबी देओल के साथ। इसमें बॉबी देओल ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। और सोन चिरैया, जो कि जिसमें अब हमारे बीच में नहीं है सुशांत सिंह राजपूत, उस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने मुख्य भूमिका निभाई थी और सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी योगेश तिवारी ने अपने अदाकारी का जौहर दिखाया। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता योगेश तिवारी। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार। योगेश जी, आपने बहुत सालों से आप लगातार रंगमंच कर रहे हो, बहुत सारे आपने थिएटर के प्ले किए हैं। देश के, मुझे लगता नहीं कि शायद कोई ऐसा राज्य बचा होगा जहां पर आपने रंगमंच नहीं किया है। बहुत सारे राज्यों में किया आपने। और इसके अलावा फिल्मों का जो सिलसिला है वो भी आपका बहुत लंबा है, बहुत सारी लिस्ट है, कई टीवी सीरियल्स है। लेकिन इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? कब आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए, मुझे एक्टर बनना चाहिए? दरअसल मेरा कोई कलाकारी से कोई मतलब बैकग्राउंड कुछ नहीं है इसका। मैं स्वयं ही, एक्चुअली मैं उस समय था 10th क्लास में पढ़ता था, लेकिन थोड़ा सा भटक सा गया था। अच्छा। हाँ, मेरे मित्र हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ। द्वारिका दाहिया हैं जो NSD पास आउट हैं। हाँ। तो इन लोगों ने भी देखा, इन लोगों से शिकायतें होती थी, हमारे घर वालों शिकायत करते थे कि ये फालतू की काम करता रहता है, ये वो ऐसा वैसा। तो मतलब बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, भटक से क्या मतलब भटक कि गया जो कि मतलब, अक्सर हाँ, उस उम्र में जो लड़कियां आवारागर्दी उस तरह का वाली भटक, हाँ, वैसा हो गया। तो हाँ। इन द्वारिका, मतलब जो मित्र है हमारा द्वारिका, तो उसने मतलब ऐसी बातों बातों में लेके अपने गियर में फंसा के, और उसने मुझे बोला चलो तुम नाटक किया करो। वो मुझे ग्रुप में शामिल करवा लिया। अभी भी चल रहा सुचारू रूप से संप्रेषणा नाट्य मंच। हाँ। तो 1989 में मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया जी। और बस तब से जुड़ा हुआ हूँ, तब से लगातार कर रहा हूँ। मतलब हाँ। एक तरह से देखा जाए तो मेरी लाइन को सीधा करने में काफी हद तक मदद की है। मतलब जो भटक गए थे आप, हाँ, रंगमंच ने आपको सही रास्ते में लेकर आ गया। सही रास्ता रंगमंच ने दिखाया जी। अच्छा, जब आपने रंगमंच शुरू किया तो उस वक्त ऐसे शौकिया तौर पर आपने शुरू किया था, या आपने उस वक्त ठान लिया था कि मुझे बस यही करना है, एक्टिंग फील्ड में जाना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है? नहीं, ऐसा विचार तो दरअसल वो उम्र तो खिलंदड़ उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है। उस समय ऐसा कोई विचार तो उस वक्त क्या सोच रहे थे आपकी, मतलब कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या करना है? नहीं, दरअसल क्या है, उस समय मुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी। हाँ। तो मैं लगातार करता रहा, जहाँ जो बुलाता था, जिस समय जिस वक्त भी रिहर्सल का टाइम होता था, उस समय मैं वहाँ पहुँच जाता था और वहाँ रिहर्सल करता था। वो अच्छा लगता था, बस अच्छा लगते लगभग 7 वर्ष मैंने वहीं गुजारे, कटनी शहर में ही रंगमंच में। और देन 1996 में मैं भोपाल आ गया, क्योंकि एक 1996 में मैं भोपाल आ गया। और भोपाल में मुझे खबर मिली कि मतलब 3 सितंबर 1996 को मैं आया था। हाँ। और 3 को ही मुझे खबर मिली कि हबीब साहब भारत भवन में हैं और वर्कशॉप चल रही है। जी।
तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि 1991 में मैंने हबीब साहब को जबलपुर में देखा था, देख रहे हैं नैन में। अच्छा। तो वो नाटक मुझे इतना पसंद आया कि मतलब अब मैं बता नहीं सकता। आज भी उसके दृश्य मेरी नजरों में है। आज भी नाटक का नाम क्या था? देख रहे हैं नैन। और वो आपके नैनों में ऐसा समा गया हाँ, कि अभी भी आपको इसके जो दृश्य याद है आपको। हाँ, वो आज भी वो दृश्य समा गए, मतलब हाँ, नजर आते हैं। वो हबीब साहब खुद भी उस नाटक में किरदार निभा रहे थे, मेन रोल कर रहे थे। क्या बात है। तो 96 के बाद 5 साल का सफर यूं ही गुजरा कटनी शहर में ही। 96 में भोपाल आया और जैसे ही मैंने सुना, मैंने बोला मैं वर्कशॉप ज्वाइन करूंगा। और 5 सितंबर 1996 को मैं भारत भवन गया और उनसे इजाजत ली। अच्छा, ये दिन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सोचिए, इसलिए आपको उसकी तारीख भी आपको याद है, 5 सितंबर 1999। उसने मेरी 5 सितंबर मुझे लगता है, हाँ, शिक्षक दिवस भी रहता है उस दिन खास। मेरी दिशा ही बदल गई पूरी। मतलब एक, अब जो आप जो पहले सवाल कर रहे थे, वो अब मैं बता सकता हूँ। अब 5 सितंबर 1996 के बाद मुझे लगने लगा कि अब मुझे इसे अपना कैरियर बनाना चाहिए, इसमें और आगे काम करना चाहिए उस दिन से। तो इसके बाद फिर बस वो 7 दिन का वहां पर वर्कशॉप थी। इसके बाद वहां सिलेक्शन होना था सागर वर्कशॉप के लिए। और देन फिर सागर वर्कशॉप गए। उसके बाद 10 दिन की वर्कशॉप थी सागर में। वहां से लौट के आए। हबीब साहब एक ड्रामा कर ही रहे थे, विशाख दत्त लिखित मुद्रा राक्षस जी। तो उसमें एक 2 भूमिकाएं मुझे दी, तो दोनों मैंने निभाया। इसके बाद फिर बस सुचारू रूप से चलने लगा मामला, चलता गया। बिल्कुल। तो रंगमंच तो लगातार अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी जी। रंगमंच तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई कितनी भी फिल्में कर ले, लेकिन अगर रंगमंच से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो रंगमंच कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हमने देखा है मुंबई में भी वो बड़े बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जो रंगमंच से निकल कर गए, लेकिन अभी भी उनको मौका मिलता है तो रंगमंच करते ही रहते हैं, समय निकाल कर करते ही रहते हैं। उनके एक अलग मजा आता है। रंगमंच तो आप कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन जो फिल्में हैं, फिल्मों का सफर आपका कैसे शुरू हुआ? फिल्मों का ये है कि जैसे अब रंगमंच है, रंगमंच में बहुत सारा, जैसे अगर हम प्रोफेशन बना लेते हैं रंगमंच को, तो उससे सरवाइव करना कठिन बहुत है जी। तो अब कुछ चाहिए, पैसे चाहिए, कुछ इतने दिन हो गए, अब किसके सहारे कब तक चला जाएगा। घर वाले भी बोलते, घर वाले भी कब तक, मतलब 2004 तक तो सपोर्ट रहा जी, लेकिन देन उसके बाद फिर वो सपोर्ट खत्म होता सा रहा, मतलब होता रहा धीरे धीरे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब इसके लिए कुछ और भी सोचना चाहिए, ताकि अपने पास कुछ इनकम भी आए। बिल्कुल, मन की और दिल की तृप्ति तो हो रही है, हाँ, लेकिन पेट की तृप्ति नहीं हो रही। उसको भी पूरा करने के लिए तो अब ये समझ लीजिए 2005 से लेकर 2004 से लेकर 2007 तक मेरे जीवन का सबसे कठिन दिन था। अच्छा, मतलब सबसे कठिन समय गुजरा है। मैंने रंगमंच छोड़ दिया क्योंकि मुझे अपनी घर को सरवाइव करने के लिए पैसे चाहिए थे। वो पैसे थे नहीं। तो 3 साल मैंने नौकरी की एक जगह, अच्छा, एक कंपनी में। इसके बाद वहां मन नहीं लगा। फिर मैं बोला चलो, मैं अपने एक मित्र से बोला मैंने कि चलो यार, मुझे भोपाल लेके चलो, तुम्हारे घर रहूंगा, 1 सप्ताह रहूंगा, फिर आ जाऊंगा। उसने बोला ठीक है। उसके साथ मैं आ गया। और मैं बोला, मैंने उससे कहा कि यार हबीब साहब से मिलना है। हबीब साहब के पास गया, मिला। हबीब साहब ने ऑफर दे दिया, बोले आगरा बाजार का शो है और राजरक्त का शो है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो और फ्री हो तो। मैं सहस्र राजी हो गया और सीधे 1 सप्ताह बाद घर लौट के गया। और 1 महीने के अंदर मैंने पूरा कारोबार समेटा वहां पे, मतलब ऑफिस का, जो ऑफिस का, हाँ, कटनी से, हाँ, ऑफिस का जी समेटा। और उनसे बोल दिया सर मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ जी। तो इसके बाद फिर मैं जो आया हूँ, तो अभी भी हालांकि संघर्ष ही है जी। बिल्कुल। तो आप आए लगातार, वो जो आपने बीच में 3 साल नौकरी की आपने, मन नहीं लगा, दिल नहीं लगा, वापस उस जगह आया जहाँ पर आपका दिल और मन सब कुछ लगता है। लेकिन फिर जो फिल्मों का जो सफर की शुरुआत थी, पहली फिल्म आपको कब मिली? क्योंकि स्टेज में तो आप कर ही रहे थे लगातार आप एक्टिंग, लेकिन फिल्मों का जो कैमरे का थोड़ी सी एक्टिंग डिफरेंट भी होती है। तो पहला ब्रेक वो कैमरे का कौन सा था वो आपका? पहला ब्रेक तो मुझे मिला पीपली लाइव में 2009 में, जब आमिर खान साहब हमारे नया थिएटर के लगभग लोगों को लेकर काम कर रहे थे। उसमें एक छोटा सा किरदार, मतलब कि ढूंढने से मिलेगा शायद, 1-2 संवाद थे, मतलब 2-4 संवाद थे, लेकिन उस संवाद को गैर जरूरी समझ के और काट दिया गया, उन्हें रखा नहीं गया। हाँ, शक्ल दिख जाती है मेरी, मैं देखूंगा उसमें जरूर। तो वो था पहला अनुभव। इसके बाद फिर बस देन फिर सीरियल
और बहुत सारी चीजें ऐसे होती रही। अच्छा, पहला वो जो पीपली आइलैंड का आपने कहा जिक्र किया कि कोई ज्यादा बड़ा सीन नहीं था, लेकिन वो एक सेटअप बड़ा होगा, सेटअप बड़ा, बहुत सारे लोग होंगे, पहली बार वो आपकी कैमरा एक्टिंग होगी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि थिएटर जब आप करते हैं तो उसमें कुछ लोग रहते हैं, लिमिट लोग रहते हैं, 15-20, वो डिपेंड करता है आपका नाटक कि उसमें कास्टिंग किस तरह से, लेकिन एक छोटी एक टीम रहती है। फिल्मों की जो यूनिट बड़ी रहती है, कोई किसी दिन आता है, कोई किसी दिन नहीं आता, तो कैसा था पहले दिन का एक्सपीरियंस? पहले दिन का वही था, मतलब बहुत सारा वैसे सेटअप लगा हुआ था, और फर्स्ट डे तो कुछ खास नहीं गुजरा, यूं ही क्राउड वगैरह के सीन थे और हम बने थे रिपोर्टर। तो रिपोर्टर दिल में ऐसा कुछ आया कि कहाँ आ गए, क्यों आ गए? हाँ, कुछ समय के लिए लगा तो जरूर था। लेकिन अब वो एक चाह अलग थी वो, क्योंकि अपन को थोड़ा सा उसमें से कुछ इनकम भी हो रही थी, तो हमने बोला नहीं ठीक है, आ गए तो आ गए, ठीक है, कर रहे हैं, देखते हैं। लेकिन यह है कि उससे सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि उसमें काफी सीनियर एक्टर भी थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो बहुत अच्छे मित्र भी हैं हमारे, मेरे मुंबई प्रवास के दौरान उनसे अच्छी खासी मुलाकात हुई। मैं 1.5 साल मुंबई में रहा हूँ, मैं बीच में बताना भूल गया आपसे। तो उस दौरान उनसे मित्रता हो गई थी, और वो भी NSD पास आउट हैं, बहुत अच्छे कमाल एक्टर हैं, तो नोन पर्सन। बिल्कुल। और आपने जब का जिक्र किया आपने जिस दौर का, उस वक्त ऐसा था कि मुंबई से सीधे काम होते थे, लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है कि आजकल तो कुछ लोग मेरे मित्र हैं जो इस फील्ड में, वो कहते हैं यार मुंबई में कम काम हो रहा है, इसके अलावा बाकी सब राज्य में काम हो रहा है। हाँ, ये सही है, ये बात सत्य है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर देखा बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, जैसे आश्रम देखा मित्रों ने। बिल्कुल, अगर आश्रम की बात करें या बहुत सारी फिल्मों की बात करें प्रकाश राज की, तो ऐसा लगता है उनका जो पहला प्यार वो होता है मध्य प्रदेश से होता है, मध्य प्रदेश में आगे शूट करना। तो सारे जो टीम है, प्रोडक्शन की टीम, वो मुंबई से निकल के बाहर जाके शूट कर रही है वो। हाँ, वही है। दरअसल क्या है, आश्रम और इसके बाद फिर लव हॉस्टल देखने के बाद बहुत सारे मित्रों ने कहा कि यार आ जाओ, 6 महीने तो मैं अपने घर में रख लूंगा, इसके बाद फिर तुम्हारा हो ही जाएगा, तुम हमें रखने लायक हो जाओगे, ऐसा कर लोगे। बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन मैं बोला नहीं ठीक है, वहां जाएंगे तो रंगमंच से तो टोटल टीम कट जाएंगे, वो कोई वो नहीं रहेगा। अच्छा, ये जो अभी बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज आश्रम, इसमें भी आप ऐसा ही बने हैं, और बॉबी देओल के साथ आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है, क्योंकि बॉबी देओल ही खुद आपको मारते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस था इस फिल्म में, और थोड़ा सा आपने कुछ किरदार के बारे में बताएं, ताकि जिन दर्शकों ने आपको देखा होगा उस गेटअप में, तो वो मुझे लगता है उसको थोड़ा आप रिलेट करेंगे जब आपको इस वक्त लाइव देख रहे हैं। तो नहीं, दरअसल एक वाकया मुझे याद है अच्छे से, शूटिंग के एक दिन पहले, चूंकि ये तो बनता भी है कि एक डायरेक्टर को एक्टर से मुलाकात कर ही लेनी चाहिए कि उसकी फितरत क्या है, किस फितरत का एक्टर है। तो उसी के चलते उन्होंने, प्रकाश जी ने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया। मैं गया, ऐसी नॉर्मल बातचीत हुई, बातचीत के लिए वो तो बड़े लोग हैं, तो समझ जाते हैं कि कितनी रेंज है किस आदमी की। सही बात है। तो समझ गए, तो फिर हमसे रहा नहीं गया, क्योंकि वो दुख तो था ही। सत्याग्रह में अमिताभ बच्चन के साथ सीन है हमारा। अच्छा, सत्याग्रह में आपने शूट किया था अमिताभ बच्चन तो शूट किया था, तो वो कट गया था, एक मलाल तो था ही। हमने बोला होगा, अब मौका मिला है। हमने ये सोचा कि भाई अगर निकालना चाहें, इस बात से नाराज हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये बात बोल के रहेंगे, दिल में जो बोल के रहेंगे, लपेटे में लेके रहेंगे आज प्रकाश राज को। तो हमने प्रकाश जी से कहा कि सर वो वैसे आप इसमें तो मैं हूँ ही, जैसा भी है, लेकिन आपके साथ ये दूसरा प्रोजेक्ट है। तो वो बड़े उत्साहित हो गए, अरे वाह, कौन सा, ये पहला कौन सा था? मैंने कहा सर सत्याग्रह किया था मैंने। अच्छा, उसमें कहाँ किया था, क्या, कौन सा रोल? मतलब सॉरी सर, आपने डायलॉग काट लिए थे, एट ए टाइम काटे थे आपने, और खूब थे जहाँ से, और काफी देर तक वो सोचते मनन करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद फिर उसी पॉइंट पर आए, कौन सा, कहाँ पे सीन था? मैंने बताया कि वो अमित जी जेल में आते हैं, और मतलब जेल में रहते हैं वो, और अजय देवगन आ रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, और मैं किसी मुजरिम को पकड़ के लेकर आ रहा हूँ, तो वो वाला सीन है। तो फिर शांत हो गए, फिर दूसरी बातें होने लगी। फिर थोड़ी देर बाद बोले हाँ, मुझे याद आया, आप थे उसमें। हाँ, तो यार काट दिया, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो उसमें हो गया। बोला नहीं सर, शिकायत नहीं है, थोड़ा एक दिल में था कि कभी ना कभी आपसे मुलाकात होगी, तो मैं इस बात को आपसे जरूर जिक्र करूंगा, बताऊंगा जरूर। बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद फिर आपने ये तो नहीं बोला इस बार तो नहीं काटेंगे कुछ, आप डालोगे ना? ये नहीं बोला। इसके बाद फिर ये हम शूट कर रहे थे, शूट करते करते बॉबी देओल खड़े हुए थे, बॉबी देओल मैं था, और वो क्या नाम है, सान्याल
जी। चंदन सान्याल, चंदन सान्याल मेरा जूनियर है जी। वो हबीब साहब के यहाँ वो भी रहा है 1 साल अच्छा। तक। तो उसने भी हमारे साथ काम किया। तो वहीं पर वो कहते हैं कि यार बॉबी ये योगेश कह रहा है कि यार मेरा एक डायलॉग काट दिया आपने, वो फिल्म मैंने की थी आपके साथ और काट दी यार, उसमें मेरी क्या गलती है यार? हैं वो पंकज त्रिपाठी भी यही कहता फिरता है, पूरी दुनिया में कह रहा है यार। तो बॉबी देओल खूब तेज हंसे। मैंने बोला ठीक है। तो ये हल्का सा याद रहा, ये हमेशा याद रहेगा वैसे ये। अच्छा, बॉबी देओल के साथ आपने लव हॉस्टल में भी काम किया आपने, लेकिन उनसे फेस टू फेस नहीं हो पाया। इसलिए उनको बताना पड़ा मुझे कि ऐसे बैठे हुए थे, थोड़ा शॉट आउट रेडी हो रहा था, सब तैयारी चल रही थी, लाइट सेट और टचअप वगैरह सब चल रहा था। तो ऐसी बातचीत चलते दौरान हमने कहा कि बॉबी भाई आपसे, आपके साथ ये दूसरा प्रोजेक्ट है मेरा। तो वो भी बड़े खुश मिजाज बोले अरे वाह कौन सा, पहला कौन सा था? मैंने बोला लव हॉस्टल। लव हॉस्टल? बोला हाँ आपसे फेस टू फेस नहीं हुए हम, लेकिन मैं उसमें हूँ और मैंने हीरोइन के पिता का किरदार निभाया। सानिया मल्होत्रा। सानिया मल्होत्रा, हाँ। तो मैंने उनसे बताया, अरे यार वाह वेरी गुड, क्या बात है। तुरंत खड़े हुए, हाथ मिलाए, गले लगाया उन्होंने। बोला अरे वाह यार क्या बात है यार, उसमें तो मुलाकात नहीं हुई लेकिन यहाँ पर प्रकाश जी ने मुलाकात करवा दी हमारी। लेकिन उस फिल्म में एक इंटरेस्टिंग और हमें बात पता चली कि जो आप सानिया मल्होत्रा जिस फिल्म की हीरोइन थी उसके आप पिताजी बने थे, उनके साथ आपके एक भी सीन नहीं थे। एक भी सीन नहीं है। उनकी बहन, बल्कि एक बबली नाम है उनका, तो उसके साथ बल्कि है मेरे 2 सीन है उसके साथ जी। उनकी जो बहन बनी हुई छोटी, और बेटा जो मेरा बेटा बना हुआ है वो सबसे छोटा था। तो उसके साथ भी 2 सीन हैं लगभग, लेकिन हीरोइन के साथ एक भी सीन नहीं है। उनको जो इस फिल्म में हीरो है वो भाग ले जाते हैं, विक्रम मैसी। उनके साथ आपकी विक्रांत मस्सी, उनके साथ आपकी सीन है। हाँ उनके साथ है, विक्रांत के साथ है। कितना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है फिल्मों में भी कि जो रिश्ते हैं वो ऑन स्क्रीन तो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन कि ऑफ स्क्रीन, क्योंकि आप कभी उनसे मिले ही नहीं जिनके आप पिता का रोल। मतलब एक दिन भी मेरी डेट्स में उसकी शूटिंग ही नहीं हुई, सान्या की शूटिंग ही नहीं हुई, एक भी दिन नहीं हुई जी। तो अच्छा, बड़े ही लीजेंड जो एक्टर है मनोज वाजपेयी, और अब हमारे बीच में सुशांत सिंह राजपूत नहीं है, और उन्होंने एक फिल्म की थी सोनचरिया जिसमें दोनों थे, मनोज वाजपेयी और सुशांत सिंह राजपूत। इसमें भी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग किरदार निभाया, आप हथियार बेचने वाले बने हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस था इन दोनों के साथ, मनोज वाजपेयी जी के साथ और सुशांत सिंह जी की? कुछ ऐसी यादें जो आपको याद हो, क्योंकि आप फिलहाल नहीं है दुनिया में, तो मुझे लगता है जब आपकी खबर सुनी होगी आपने उनके नहीं रहने की जो उनके साथ हुआ था, मुझे लगता है आप भी शॉक्ड हुए होंगे, क्योंकि जिनके साथ हम काम करते हैं और उनके बारे में ऐसी खबर मिले तो वाकई शॉकिंग तो होती है वो खबर। वो तभी आप पूछ रहे हो तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि नो डाउट बहुत अच्छा इंसान था वो सुशांत, और एक्टर तो था ही, जाहिर सी बात है, कमाल एक्टर था वो। और मैं दरअसल सुबह से ही मुझे बुला लिया गया था सेट पे, क्योंकि काफ़ी दूर था, जहाँ रुके हुए थे आगरा में हम लोग होटल में, वहाँ से काफ़ी दूर था वो, 40 किलोमीटर लगभग था। तो बार बार आना जाना ना रहे, उन्होंने बता दिया था कि सर इसलिए हम, बोला ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ वैन थी, वैन पे बैठे हुए थे, तो वैन में बैठे हुए इसके बाद फिर थोड़ा सा बोरियत होती, कब तक एक कमरे में बंद रहेगा आदमी। बिल्कुल। तो उतर के मैं यूं ही चला गया सेट, मतलब जहाँ शूट चल रहा था, वहाँ पे शूट चल रहा था। उसके बाद फिर जैसे वहाँ का सीन ख़त्म हुआ तो सुशांत आ रहे थे, मैं बड़ा खुश, बोला चलो मैं मिलता हूँ। तो मैंने सुशांत से बोला हाय सर कैसे हैं आप, तो हाय, हाथों को मिलाया उन्होंने। मैंने उनसे बताया, बोला आपकी धोनी फिल्म मैंने देखी, मैं तब से आपका फ़ैन हो गया, और अरे वाह क्या थैंक यू। ऐसे बड़े सहज। दरअसल क्या है, ये दूर से देखने पे जरूर अपन को लगता है कि ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, स्टार हैं, तो अकड़ होगी, तो ईगो ऐसा वैसा नहीं। दरअसल ये बहुत ज्यादा जमीनी लोग हैं, और जो बहुत ज्यादा जमीनी है वही आज सफल भी है। सही बात। जो ज्यादा एरोगेंट होता है, मुझे नहीं लगता। बहुत सारे हमने देखे बीच में ऐसे बहुत सारे हीरो के बारे में हमने सुना है जिन बहुत ही बिल्कुल उनके तारे बुलंदी पे थे, लेकिन उनकी जो हरकतें थी कि सुबह 9 बजे का टाइम है तो वो पहुंच रहे हैं 2 बजे, और बाकी टीम यूनिट के साथ उनका अच्छा बिहेवियर नहीं। देखिए कुछ समय बाद वो चले गए इंडस्ट्री से, और आज भी उनको वैसा ओहदा नहीं मिला है जो ओहदा उस वक्त था। मैं नाम नहीं जिक्र करूंगा, लेकिन ऐसे है कुछ लोग हैं अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि अगर आप जमीन से आप नहीं जुड़े रहोगे आजकल तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप अमिताभ बच्चन के बारे में मैंने कई लोगों से सुना है, आपने भी उनके साथ सत्याग्रह में आपने भी काम किया जी, आपने देखा होगा इतने बड़े। मुझे लगता नहीं कि अभी आज की इस दुनिया में हिंदुस्तान में उनसे कोई बड़ा सुपरस्टार होगा, उनसे कोई बड़ा एक्टर होगा, लेकिन उनके बारे में मैंने हर एक्टर जो सुना है कि उनका पंक्चुअलिटी और टीम और अपने को एक्टर के साथ जो बिहेवियर होता है वो
ऑसम होता है। कमाल कमाल है। और बहुत ही मतलब प्रेम से खुद आर्टिस्ट को अपने पास बुलाते हैं जी। सर बोलते हैं सर बोलते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देते खुद मैं अमिताभ बच्चन। अच्छा, मेरे साथ एक और इंसिडेंस हुआ, सत्याग्रह फिल्म। हाँ। अमिताभ बच्चन, हाँ। मतलब हम तो जब पैदा हुए थे तब तो वो सुपरस्टार था ना जी, मतलब थे, सॉरी सुपरस्टार थे। तो हाँ। उस समय पे जब मतलब एक तो खुशी तो थी ही मुझे कि चलो मैं अमिताभ जी के साथ हाँ। काम कर रहा हूँ, हाँ। और बड़ा मजा आएगा, देखते हाँ। हैं भगवान करे उनके साथ सीन हो। जी। तो सब दिमाग में था। इसके बाद जैसे ही सेट पे पहुंचे तो मैंने ना उसे हाय कहा, ना हेलो कहा, ना नमस्ते सर कहा, मतलब कुछ नहीं। मतलब एक शॉकिंग होता ना कि एक बस देखते रह जाओ। देखता मैं सिर्फ वो आए, अंदर आए, मैं ऐसे करके ऐसे ऐसे मूव करके ऐसे देख रहा हूं उनको। मतलब मैं आज सोचता हूं तो मुझे अपने आप पर हंसी आती है कि बताइए इतना लीजेंड पर्सन मेरे सामने रहा और मैं हाय हेलो नमस्ते बात तक नहीं करी मैंने। तो वो मैं शॉक्ड हो गया था दरअसल उस समय, और वो इसलिए मैं आज भी मुझे याद आता है तो मुझे अजीब सा लगता है, बोला कैसे हो गया ये। जी। तो ये कमाल था ये किस्सा भी। जी। अच्छा, आपकी आवाज बड़ी बड़ी दमदार है। तो अगर कोई एकाध कोई अगर आपको भी आपके बोले हुए संवाद या थिएटर के या फिल्मों के कोई एकाध लाइन अगर आपको याद हो तो मुझे लगता है हमारे दर्शक आपकी दमदार आवाज में जरूर सुनना चाहेंगे। कोई भी एकाध संवाद अगर आपको याद हो तो। हाँ, दरअसल याद तो बहुत है लेकिन मौके पर याद आ जाए ये बहुत ये भी सही बात होती है। जी जी। एक लाहौर है जिसने मुझे अभिनेता बनाया, कायदे से मैं कह सकता हूँ। हबीब साहब के साथ मेरा जिस लाहौर ने वेख्या ये वो जन्म रंगमंच क्या। जी। तो हबीब साहब के डायरेक्शन का दूसरा नाटक है जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मया ही नहीं। जी। तो उसका संवाद है वो मैं आपको सुनाता हूँ। स्टोरी से तो वैसे आप परिचित जी बिल्कुल। मुझे लगता है हमारे बहुत सारे दर्शक भी इस सुपर डुपर हिट रंगमंच नाटक के बारे में जरूर सुना होगा उन्होंने। देखिए, आप हमारी मजबूरी को समझिए। हम वहां से लूटे पिटे आए हैं, आलो दौलत टूट गया, बेसहारा और बेमददगार यहाँ के कैंप में महीनों पड़े रहे, ना खाने का ठीक ना सोने का ठिकाना। अब खुदा खुदा करके हमें मकान अलाट हुआ है, अपने लिए ना सही कम से कम इन बच्चों की खातिर ही सही अब लाहौर में जमना है। लखनऊ में मेरा चिकन का कारखाना था, यहाँ देखिए अल्लाह किस तरह रोजी रोटी देता है। बहुत खूब बहुत खूब। मुझे लगता है कि ये आप शायद हिंदुस्तान से जब बंटवारा हुआ था तो हिंदुस्तान से जो परिवार पाकिस्तान जाता है लाहौर में तो वहां पर जो घर अलॉट होता है तो वहां पर एक हिंदू सिख महिला शायद उस घर में रहती है, तो वो निकलती नहीं है घर से। और आप लोग बड़े अच्छे परिवार वाले रहते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि ये अपने आप निकल जाए, लेकिन फिर शायद आपका बेटा है कुछ गुंडों वुंडों को पैसा देकर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर इतना प्रेम हो जाता है आप लोग का उनके साथ कि वो फिर आप लोग निकालते नहीं। फिर वो मैंने भी देखा, बड़ी ही मार्मिक स्टोरी है। फिर जब उनकी मृत्यु होती है तो पूरा जो मोहल्ला है वो जब निकलता है, वाकई बड़ा खूबसूरत। और आपके भी जो दो तीन आपने लाइन बोली उसमें मुझे झलकता भी है। अच्छा, समय कम है नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते हैं, लेकिन अभी एक अपकमिंग आपकी एक फिल्म आने वाली शायद मीमांसा। इसमें स्वरा भास्कर के साथ आप DIG बने हुए हैं, तो कब तक ये रिलीज होगी और किस तरह किरदार है, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा आप। किरदार तो वही है, लगता तो वैसे हूँ बिल्कुल वो आर्मी की तरह वाला। इसमें एक जिक्र करना चाहूंगा, आपने सत्याग्रह की थी तो आप उसमें हवलदार बने थे और आश्रम में आप SI बने थे, और अब जो आ रही है उसमें आप DIG बने। तो आपका प्रमोशन होते जा रहा है। DIG और DGP, महारानी में DGP। अच्छा, DGP। देखिए प्रमोशन भी होता जा रहा है आपका इस पोस्ट में। चलिए, तो ये जो आपकी अपकमिंग फिल्म है मीमांसा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं, बहुत सारे ऐसे TV सीरियल है जो कि सबका जिक्र नहीं हो सकता, लेकिन हमने कोशिश की कि जो आपके इंपॉर्टेंट जो काम है उसका हम जिक्र करें। लेकिन योगेश जी, बहुत अच्छा लगा वक्त निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, और भविष्य के लिए आपको सारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता योगेश तिवारी से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।